स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण क्या होता है, धातु का निष्कर्षण कितने विधियों द्वारा होता है, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिए। तो धातु का सांद्रण के बाद से क्या होता है, धातु का निष्कर्षण होता है। तो धातु का सांद्रण यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो धातु का निष्कर्षण क्या होता है, सांद्रित आयस। अब यह सांद्रित आयस क्यों कहा जाएगा, क्योंकि सांद्रण हो चुका है, इसके पहले हम सांद्रण हुआ है। तो सांद्रित आयस से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। मतलब जो सांद्रित आयस है और उस सांद्रित आयस से जब शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे तो पूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण कितने विधियों द्वारा होता है, तो धातु का निष्कर्षण जो है निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, सिंटर क्रिया। ये 4 विधि के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है, प्रगलन क्या है, सिंटर क्रिया क्या है, इसके बारे में अब समझेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे निस्तापन। निस्तापन क्या है, तो निस्तापन में लिखेंगे कि निस्तापन की क्रिया में सांद्रित आयस को इतना गर्म करते हैं उसमें से वाष्पशील पदार्थ निकल जाए परंतु आयस के पिघले न पाए। मतलब सांद्रित आयस को इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि उसके अंदर का जो है वाष्पशील जो पदार्थ है वह निकल जाए परंतु आयस के जो है पिघले न। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट करते चलिए। अब यहाँ पर जो है बॉक्साइट, जो बॉक्साइट का सूत्र क्या है, Al2O3 2H2O, उसको कहेंगे बॉक्साइट का निस्तापन करने पर निर्जल एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। मतलब उसके अंदर का जो वाष्पशील पदार्थ, मतलब जो इसके अंदर जो नमी है, वाष्प है, वह क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह जो सूत्र है Al2O3 2H2O जो है यह बॉक्साइट है। बॉक्साइट को जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्यूमिना प्राप्त होता है और इसके अंदर का जो है वाष्पशील पदार्थ क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थी को। मैग्नीशियम कार्बोनेट का जब निस्तापन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम कार्बोनेट का जब निस्तापन करेंगे तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का जब निस्तापन होता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, MgCO3। यह किसका सूत्र है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र है। जब इसका जो निस्तापन करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके साथ क्या प्राप्त हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुआ। तो निस्तापन समझ में आ गया होगा कि जो सांद्रित आयस को इतना गर्म करते हैं कि उसके अंदर का जो है वाष्पशील पदार्थ निकले परंतु आयस के पिघले न। तो इस परिभाषा को और इस एग्जाम्पल को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भर्जन। भर्जन क्या है, सांद्रित आयस को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु के नियंत्रित मात्रा के उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब जो सांद्रित आयस को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा, मतलब वायु को उसमें नियंत्रित रखना है, नियंत्रित मात्रा के उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने, मतलब इतना इसको गर्म करेंगे कि वो पिघले न, बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती हैं, भर्जन कहलाती हैं। तो भर्जन का परिभाषा बहुत ही आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी भर्जन का परिभाषा को नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, भर्जन में जब सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और यहाँ आर्सेनिक और ऑक्सीजन 3O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आर्सेनियस ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे जो है
कॉपर पायराइड, इसको कहेंगे कॉपर पायराइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो ऑक्सीजन से क्रिया होने के बाद से जो हमारे पदार्थ बन रहे हैं तो उसका क्रमशः आप सभी विद्यार्थी नाम को क्या कीजिए, याद करते जाइए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, भर्जन की क्रिया संपन्न हो रहा है। अब यहाँ पे जो है फेरिक सल्फाइड है, फेरिक सल्फाइड जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म होता है तो फेरिक क्या बनेगा, ऑक्साइड बनता है। तो फेरिक सल्फाइड जब फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यह जो 4 रिएक्शन आपको बताया गया है, ये चारों रिएक्शन से क्या आपको पता चला कि चारों रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया किया गया तो क्या हुआ है, तो इसमें जो है भर्जन की क्रिया जो है संपन्न हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रगलन। प्रगलन क्या होता है, बहुत ही आसान है, तो यहाँ नोट कर लेंगे। अयस्क में कोक तथा ऊंचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की क्रिया प्रगलन कहते हैं। मतलब अयस्क में जो कोक तथा ऊंचित गालक मिलाकर, अब गालक क्या होते हैं आगे चल के गालक के बारे में बताया जाएगा। गालक कितने प्रकार के होते हैं, गालक जो 2 प्रकार के होते हैं आगे चल के इसी भाग में बताया जाएगा। तो अयस्क में कोक मतलब कोयला, कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है। प्रगलन की क्रिया किस में कराई जाती है, तो वात्या भट्ठी में कराई जाती है। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्यूप्रस जो है ऑक्साइड है, फेरिक सल्फाइड के साथ जब क्रिया किया गया है तो क्यूप्रस सल्फाइड बना है और उसके साथ फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे जो क्रिया जो संपन्न हो रहा है वह कौन सा क्रिया संपन्न हो रहा है, प्रगलन की क्रिया जो है संपन्न हो रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रगलन की परिभाषा को नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंटर क्रिया क्या है। तो सिंटर क्रिया की जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े बड़े टुकड़ों में बदलने की क्रिया को सिंटर क्रिया कहते हैं। मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वह बड़े बड़े टुकड़ों में जब बदला जाता है, इस क्रिया को क्या कहेंगे, सिंटर क्रिया कहते हैं। मतलब जो छोटे छोटे जो अयस्क के जो टुकड़े रहेंगे उसको बड़े बड़े टुकड़ों में बदला जाता है, उसे क्या कहेंगे, सिंटर क्रिया कहेंगे। तो कौन सा अयस्क रहेगा, जो सांद्रित अयस्क रहता है वो छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े टुकड़ों में बदलते हैं तो सिंटर क्रिया कहा जाता है। तो सिंटर क्रिया आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब पढ़ेंगे गालक। गालक क्या होता है, बहुत आसान परिभाषा है गालक का। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सरलता पूर्वक अलग कर लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। तो यहाँ नोट कर लीजिए, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उनको सरलता से अलग कर लेते हैं, उसे गालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है या रेत कहा जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, जैसे में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है तो क्या है, वे पदार्थ जो अयस्क के अंदर जो उपस्थित अशुद्धियों के साथ जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसके अंदर और उच्च ताप तक क्रिया करके उनको सरलता से क्या कर दिया जाए, अलग कर देते हैं, उसी को गालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या रेत कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए गालक के प्रकार। गालक कितने प्रकार के होते हैं, गालक 2 प्रकार के होते हैं। अम्लीय गालक होता है, क्षारीय गालक होता है। अब अम्लीय गालक क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो वे गालक जो क्षारीय अपद्रव्य, अगर अम्लीय का परिभाषा याद हो गया तो समझिए क्षारीय का भी परिभाषा आप याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब यहाँ अम्लीय गालक कहेंगे तो क्षारीय अपद्रव्य कहा जाएगा। ये अम्लीय है तो क्षारीय, क्षारीय है तो अम्लीय। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। वे गालक जो क्षारीय अपद्रव्यों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे गालक को अम्लीय गालक कहते हैं। मतलब जो क्षारीय जो अपद्रव्य होते हैं उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, गालक का प्रयोग किया जाता है, उस गालक को क्या कहेंगे, अम्लीय गालक
कहते हैं। जैसे अपद्रव्य जो है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है और यह गालक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जब इसके साथ मिलाते हैं तो क्या बन गया, फेरस सिलिकेट प्राप्त हो गया। तो यहाँ जो कौन सा है, अम्लीय गालक हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि वे गालक जो क्षारीय अपद्रव्यों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे गालक को अम्लीय गालक कहते हैं। अब यहाँ पे क्षारीय गालक की परिभाषा को समझेंगे। वे गालक जो अम्लीय अपद्रव्य को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्षारीय है तो क्या बोलेंगे, अम्लीय। यहाँ क्षारीय तो अम्लीय, अम्लीय तो क्षारीय, बस थोड़ा सा आपको बदलना है। तो वे गालक जो अम्लीय अपद्रव्यों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे गालक को क्षारीय गालक कहते हैं। तो यहाँ अपद्रव्य जो है क्या है, CaCO3 जो है अपद्रव्य जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और यह गालक है। जब मिलाया गया तो क्या बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा, गालक जो है दो प्रकार के हैं, दोनों की परिभाषा आपको अच्छे से समझाया जा चुका है। तो आप परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण या जंग लगना। संक्षारण क्या होता है, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं को धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। मतलब वायु अथवा जो रासायनिक पदार्थ द्वारा जो धातुओं को धीरे धीरे क्षय होना मतलब खत्म होना, क्षय मतलब खत्म होना, जो क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाता है। मतलब जहाँ वायु हो और रासायनिक पदार्थ हो और उसमें धातुओं को धीरे धीरे क्या हो जाए, क्षय हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, या उसको जंग लगना भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण का निवारण। संक्षारण का निवारण कैसे होता है, तो संक्षारण का निवारण निम्न विधि है। पहला जो है पेंट करके किया जाता है, दूसरा जो है तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन से धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है। तो संक्षारण का निवारण मतलब जंग लगने से कैसे उपाय है, तो जंग लगने से उपाय जो है पेंट करके और तेल लगा दिया जाएगा, ग्रीस लगा करके, यसद लेपन के द्वारा से क्या होगा, संक्षारण की क्रिया को रोका जाता है। अब यसद लेपन क्या होता है, यसद लेपन की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे क्या है, यसद लेपन की परिभाषा बहुत ही आसान है। लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं पे जस्ता की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही यसद लेपन कहते हैं। मतलब जो लोहे तथा इस्पात की जो वस्तुओं पे जस्ते की पतली परत जो है चढ़ाया जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। और यह लोहे और इस्पात की वस्तुओं पे जस्ते की पतली परत क्यों चढ़ाया जाता है, इसलिए चढ़ाया जाता है कि उस पर क्या हो, जंग न लगे, इसलिए जो है जस्ते की पतली परत को चढ़ाया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, यसद लेपन कहा जाता है। तो यसद लेपन की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP शोधन। धातुओं की शोधन क्या है, धातुओं की शोधन क्या होता है, तो धातु कर्म के बाद जो है जो धातु प्राप्त होती हैं वह धातु भी शुद्ध नहीं होता है, उसको शुद्ध करने की विधि को ही क्या कहते हैं, धातु का शोधन कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि धातु कर्म से प्राप्त धातुएं पूर्णतः शुद्ध नहीं होती हैं, इसमें कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने की विधि ही धातु का शोधन कहलाती हैं। मतलब धातु का शोधन का मतलब यह है कि जो धातु कर्म के बाद जो है, जो धातु कर्म क्रिया संपन्न होने के बाद जो धातु प्राप्त होती है, उस धातु भी शुद्ध नहीं होती हैं, उसमें कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने की विधि को ही धातु का शोधन कहते हैं। अब शोधन की विधियाँ, शोधन की कितनी विधियाँ होती हैं, तो शोधन की विधियाँ जो है निम्न हैं। शोधन की विधियाँ क्या हैं, निम्न हैं। पहला जो है पालिंग द्वारा, उसके बाद से द्रवण विधि द्वारा, वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा। तो शोधन कैसे किया जाता है, तो लिख देंगे शोधन की विधियाँ जो है निम्न है पालिंग द्वारा। अब पालिंग क्या होता है, तो इस विधि में गलित धातु को हरी लकड़ी के साथ हिलाया जाता है। जो गलित मतलब जो गला रहेगा, जो धातु है उसको किससे हिलाएंगे, हरी लकड़ी के साथ हिलाया जाता है। तो गलित धातु को उच्च ताप पर हरी लकड़ी मेथेन CH4 मतलब CH4 किसका सूत्र है, तो मेथेन का सूत्र है, मेथेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैस मुक्त करती हैं, जो धातु में उपस्थित ऑक्साइड का अपचयन
कर देती हैं। तो यहाँ पर धातु का जो शोधन है पालिंग विधि का मतलब यह हो गया कि जो गलित धातु है उस गलित धातु को हरी लकड़ी से जब हिलाया जाता है तो गलित धातु को उच्च ताप पर हरी लकड़ी मीथेन जैसी हाइड्रोकार्बन गैस क्या करती हैं, मुक्त करती हैं, जो धातु में उपस्थित ऑक्साइड का अपचयन कर देती हैं। तो पालिंग विधि समझ में आ गया होगा कि उसमें हरी लकड़ी से जब हिलाया जाता है तो उसमें मीथेन गैस हाइड्रोकार्बन गैस क्या होती हैं, मुक्त करती हैं और उसमें ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से विधि को नोट कर लीजिए। अब दूसरा विधि समझेंगे, द्रवण विधि। द्रवण विधि क्या है? इस विधि द्वारा ऐसे धातुओं को शोधन किया जाता है जिनके गलनांक कम हो। यस एन टीन इसको कहते हैं, पीबी मतलब सीसा, और बीआई जो इसको कहेंगे विस्मत। विस्मत इन्हें एक ढालू तल पर रखकर गर्म किया जाता है तो ये धातुओं पिघलकर अलग हो जाती हैं। द्रवण विधि का मतलब इसको द्रव बनाया जाएगा। तो इस विधि में ऐसे धातुओं को शोधन किया जाता है जिसका गलनांक क्या हो, कम हो, और उसे ढालू तल पर रख करके जब गर्म किया जाता है तो यह धातुएं पिघलाकर क्या होंगे, अलग हो जाती हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत अपघटनी विधि क्या है। वैद्युत अपघटनी विधि में धातु का शोधन कैसे किया जाता है, तो यहाँ नोट करेंगे, इस विधि द्वारा जिस धातु का शोधन करना होता है उसके लवण का जली घोल वैद्युत अपघट के रूप में भर देते हैं। मतलब जिसका हमको शोधन करना है जिस धातु का, उसका जो जली घोल होगा वैद्युत अपघट के रूप में क्या करते हैं, भर लेते हैं। अशुद्ध धातु के मोटे छड़ उसमें लटका दिए जाते हैं। मतलब जो अशुद्ध धातु के जो मोटे छड़ होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, लटका दिए जाते हैं, जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करते हैं। मतलब जो छड़ को लटकाते हैं वह छड़ जो है किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करता है। शुद्ध धातु के पतले छड़ उनके बीच बीच में लटका दिए जाते हैं। मतलब जो शुद्ध धातु होते हैं उनके जो पतले छड़ होते हैं इनके बीच बीच में क्या करते हैं, लटका दिए जाते हैं, जो कैथोड का कार्य करते हैं। तो कैथोड का कार्य कौन किया और एनोड का कौन सा कार्य किया, इसको जानकारी आप सभी विद्यार्थी रखते चलिए। आगे लिखेंगे, वैद्युत अपघट्ट कराने पर शुद्ध धातु कैथोड पर मुक्त होती हैं और अशुद्धियां एनोड मड के रूप में पेदी में बैठ जाती हैं। तो अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे कि अब यह चित्र के माध्यम से क्या है। तो यह जो देखेंगे वैद्युत अपघटनी जो है चित्र है वैद्युत अपघटनी का। यहाँ जो मोटे मोटे जो देखें लटका हुआ है, यह जो मोटे मोटे जो लटका हुआ है वह किसका कार्य करेगा, तो देखेंगे मोटे पर यहाँ ध्यान देखिए एनोड लिखा है, प्लस जो लिखा है प्लस एनोड का यह कार्य कर रहा है। यह और यह जो है मोटे जो है एनोड का कार्य कर रहा है, और यह जो देख रहे हैं काले रंग का जो दिखाई दे रहा है वह पतले जो है शुद्ध धातु लगे हैं। तो यहाँ पे ऊपर ताकेंगे, ऐसे जो ऊपर तार गया है यह कैथोड का कार्य करते हैं। किसका कार्य, कैथोड का कार्य करते हैं। तो यह काले वाले जो छड़ जो हैं पतले पतले हैं वह कैथोड के कार्य करते हैं, और जो मोटे मोटे जो यहाँ जो छड़ दिखाई दे रहे हैं वह किसका कार्य करते हैं, एनोड का कार्य करते हैं। और इसके अंदर जो पेंदी पर जाकर के अशुद्ध पदार्थ जो है क्या होता है, बैठ जाता है, जिसको इसमें हम सांद्रण करेंगे। जिस धातु का सांद्रण होगा इसका लिक्विड इसके अंदर जो है भर देते हैं। भरने के बाद से इस छड़ को लगा देते हैं। लगाने के बाद से यह जो छड़ है एनोड का कार्य करेगा, और जो बीच में जो शुद्ध धातु का लगा हुआ पतला छड़ यह कैथोड का कार्य करता है, जिसके द्वारा जो है अशुद्धियां जो है मड के रूप में पेदी में नीचे आकर के, यहाँ नीचे पेदी में जो है आकर के बैठ जाती हैं, जिसे आघात्री कहा जाता है। अगला हम लोग समझेंगे जोन परिसकरण या मॉडल परिसकरण क्या होता है, इसके द्वारा कैसे शोधन किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे अति शुद्ध सिलिकॉन SI इसको कहते हैं एवं जर्मेनियम JE का परिसकरण इस विधि द्वारा किया जाता है। मतलब जोन परिसकरण में किसका किसका होता है, तो सिलिकॉन का और जर्मेनियम का इसमें परिसकरण किया जाता है। अगला हम समझेंगे कि वान आर्केल प्रक्रम।
वान आर्किल प्रक्रम में क्या होता है, तो शुद्ध जिकोरिनियम ZR इसको कहते हैं, टाइटेनियम TI कहते हैं, धातु युग्मों का इस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला जो हमारा विधि है पारकस विधि है। तो यह जो है आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। तो पारकस विधि में क्या होता है, इसमें चांदी का निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो यह धातु का शोधन की विधि कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण करने से पहले इसके अयस्क का नाम याद रखेंगे कि एल्युमिनियम के अयस्क का क्या क्या नाम है। तो यहाँ नोट कर लेंगे एल्युमिनियम के निष्कर्षण और एल्युमिनियम के अयस्क का नाम जो है। तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम के अयस्क जो है निम्न है, क्रमशः 1-2 करके आपको बताया जाएगा और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको इसके अयस्क के नाम याद हो जाएंगे। पहला का नाम जो है कोरडम है। क्या नाम है, कोरडम नाम है। इसका दूसरा नाम जो है लाल नीलम है। इसका सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 होता है। कोरडम का सूत्र क्या है, Al2O3 है। दूसरा का नाम, इसका अयस्क जो दूसरा नाम है बॉक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 2H2O होता है। यह एल्युमिनियम के जो अयस्क का नाम है, इसे आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। अगला जो है जिप्साइड होता है। जिप्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 3H2। अब यहाँ 2H2O था, अब यहाँ क्या हो गया 3H2O है। कितना आसान इसका सूत्र है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सूत्र भी इसका याद हो जाएगा। चौथा जो है डायास्पोर जो है, इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3H2O होता है। तो कितना आसान सूत्र है, यहाँ पे 2H2O बोले हैं, यहाँ पे 3H2O बोले हैं, यहाँ पे सिर्फ H2O बोलना है। तो अगला जो अयस्क का नाम है क्रायोलाइट है। क्या नाम है, क्रायोलाइट है। इसका सूत्र क्या है, Na3Al F6 होता है। ये क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, तो याद रखेंगे एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। अगला जो है फेल्सपार, क्या नाम है, फेल्सपार जो है, इसका सूत्र क्या होता है, तो K2OAl2O3 6SiO2। यह जो है किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। सब में ध्यान से देखेंगे तो Al सब में है, Al देख लीजिए, सब में Al मतलब एल्युमिनियम सब में उपस्थित है। अगला जो है माइका, अभ्रक इसको कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है कई बार कंपटीशन में पूछा गया कि अभ्रक का सूत्र क्या होता है, तो अभ्रक इसको कहा जाता है या माइका कहा जाता है K2O3Al2O3 6SiO2 2H2O। यह जो किसका सूत्र है, तो अभ्रक का सूत्र है। इस अभ्रक सूत्र आप लोग याद रखे रहिएगा कंपटीशन के लिए। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी मिट्टी का सूत्र याद रखेंगे। चीनी मिट्टी सूत्र होता है Al2O3 2SiO2 × 2H2O होता है। यह किसका सूत्र है, तो चीनी मिट्टी का सूत्र है। तो चीनी मिट्टी। अगला जो हमारा है फिटकरी पत्थर। फिटकरी पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो K2SO4 Al2 क्वेश्चन में SO4, यहाँ 4AlOH का यहाँ पे 3 है। ध्यान देंगे यह 3 है। तो यहाँ ये जो सूत्र लिखा गया है, इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए। निश्चित है इसके अयस्क का नाम आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एल्युमिनियम के कितने अयस्क होते हैं, सभी अयस्कों का नाम आपको बता दिया गया है। 9 अयस्क इसके नाम बताया गया है। आप सभी विद्यार्थी 9 अयस्क में से कम आप 3 से 4 अयस्क का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के परीक्षा में पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के 4 अयस्क का नाम बताइए। तो यहाँ पे 9 अयस्क का नाम बताया गया है, तो आप 4 अयस्क का नाम कम से कम याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्षण। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है कितने विधियों द्वारा होता है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है 3 विधियों द्वारा होता है। हाल विधि होता है, बेयर विधि होता है और सरपेक विधि होता है। तो 3 विधि के बारे में समझेंगे। पहले हाल विधि समझेंगे, उसके बाद से बेयर विधि और उसके बाद से सरपेक विधि समझेंगे। तो 3 विधि याद रखेंगे कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है कितनी विधियों द्वारा होता है, तो 3 विधियों द्वारा होता है। अब हाल विधि में क्या है, अगर आपको हाल विधि याद हो गया तो समझिए जो है आपका 2 विधि और भी याद हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा आपका बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा, आपका विधि आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। इस विधि में क्या होगा, तो इस विधि में बॉक्साइड में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर मिश्रण को गलाया जाता है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम मेटा एल्युमिनेट में बदल जाता है। मतलब इस विधि में जो है बॉक्साइड को किसे, सोडियम कार्बोनेट को मिला करके मिश्रण को क्या किया जाएगा, गलाया जाएगा, जिससे क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और सोडियम जो है मेटा एल्युमिनेट में बदल जाता है। अब यहाँ पे इसके रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो यह जो है
क्या है, बॉक्साइट का सूत्र है और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इसको मिलाया गया है तो गर्म किया गया है तो क्या बना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी प्राप्त हुआ है। अब यहाँ जब दोनों को मिला करके गलाया गया तो क्या बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को लेंगे और इसको गर्म करेंगे 30 से 60 डिग्री सेल्सियस और कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनेगा। तो बस थोड़ा सा रिएक्शन को समझना है। अब यहाँ पे दो सामान को, जब दो पदार्थ को मिला करके गर्म किया गया तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके उसमें CO2 मतलब गैस प्रवाहित की जाती हैं। मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट विलयन है, यहाँ विलयन मतलब जल है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा गया इस रिएक्शन को ध्यान देंगे, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, विलयन है। इसमें कौन सा गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब इसके साथ प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, तो एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड का अवक्षेपित हो जाता है, जिसे इसको क्या करेंगे, छान लेंगे। इसको क्या करेंगे, अब छान लेंगे। अब छान करके अब इसको गर्म करेंगे, तेज गर्म करेंगे, तब जा करके हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करके एल्यूमिना में अपघटित हो जाता है। किसमें, एल्यूमिना में अपघटित हो जाएगा। तो एल्यूमिना का सूत्र क्या है, Al2O3 होता है। इसे लाल नीलम भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब तेज गर्म किया गया तो इसका नाम क्या बताया गया है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। जब गर्म किया गया है तो एल्यूमिना प्राप्त हुआ और उसके साथ क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो यह विधि क्या था, तो यह विधि जो था हाल विधि से क्रिया कराया गया। तो इसमें 3 रिएक्शन के बारे में समझना है। अगर बेयर विधि चलेंगे तो इसमें भी 3 रिएक्शन को लेकर के चलना है, बस थोड़ा सा आपको रिएक्शन में बदलाव होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को नोट भी करते चलिए और समझते चलिए। जहां नहीं समझ में आ रहा हो वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बेयर विधि। तो बेयर विधि क्या है, तो बेयर विधि क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी हम लोग बॉक्साइड को साथ किसके साथ गर्म किए थे, तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म किए थे। अब यहाँ बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करेंगे, बस यहीं पे बदल जाएगा। इसके पहले क्या था, सोडियम कार्बोनेट था, अब क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस विधि में बॉक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाता। उसमें भी गर्म किया गया था, मैंने हाल विधि में भी गर्म किया गया था, तो क्या बना था, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना। और इसमें भी क्या बना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है। बस क्या हुआ, यहाँ पे जो है पहले सोडियम कार्बोनेट था, अब क्या लिया गया है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को लेकर के गर्म जब करेंगे तो यह जो बना इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल से अपघटित होकर के एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड के रूप में क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है। तो अब इसके नीचे नोट कर लेंगे कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल अपघटित होकर के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में अपक्षेपित हो जाता है। कितना आसान है। इसके पहले वाले में जो हाल विधि था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित नहीं किया जाएगा, केवल जो है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल के साथ अपघटित कर देंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जब रिएक्शन को लिखेंगे और एक बार इसको और देखेंगे तो आपको तीनों विधि एकदम आसान लगेगा। तो अब इसका रिएक्शन समझेंगे। इसका क्या नाम है, तो सोडियम क्या है, मेटा एल्यूमिनेट है और उसके जल के साथ जब अपघटित हुआ तो क्या बना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हुआ है। अब जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिना प्राप्त होगा। और एल्यूमिना किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से गर्म करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। और इसके में हाल विधि में भी हम लोग ऐसे ही पढ़े थे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या किए थे,
तेजी से गर्म किए थे और एल्यूमिना प्राप्त हुआ था उसमें भी, और इसमें भी बेयर विधि में भी लास्ट वाले जो रिएक्शन जो है सेम है। मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेजी से जब गर्म किए हैं तो यह जो प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या है, एल्यूमिना प्राप्त हुआ है। अब हम लोग समझेंगे सर्पेक विधि क्या है। तो 3 विधि इसमें पढ़ना था एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। तो 2 विधि आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, इसे अपने कॉपी में अगर लिखे होंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ गया होगा। तो सर्पेक विधि में क्या है, सर्पेक विधि में जो है यहाँ बॉक्साइड तो तीनों में लेना था, हाल विधि में भी बॉक्साइड लेना था, बेयर विधि में भी बॉक्साइड लेना था और सर्पेक विधि में भी बॉक्साइड लेना। अब यहाँ पे बदल गया। अब हाल विधि में यहाँ क्या लिए थे, तो सोडियम कार्बोनेट लिए थे। बेयर विधि में क्या लिए थे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे। और जो सर्पेक विधि है तो इसमें क्या लिए हैं, तो इसमें जो है कार्बन भी है और नाइट्रोजन है। यहाँ 2 चीज़ है, ध्यान देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जो इसको क्या किया गया है, गर्म किया जा रहा है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इस विधि में बॉक्साइड में कार्बन मिलाकर मिश्रण को नाइट्रोजन के धारा में 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाता है। अब देखिए इसके पहले वाले में क्या था, तो एल्युमिनियम मेटा एल्यूमिनेट बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था। इसमें क्या बन रहा है, इसमें ध्यान देंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बदल जाता है। अब यह जो है एल्यूमिनियम नाइट्राइड जो है, अब ये इस जल के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करेंगे तेजी से तो एल्यूमिना बनेगा, जिससे किसका निष्कर्षण हो जाएगा, एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, निष्कर्षण हो जाएगा। तो बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसका नाम है क्या, इसका नाम है बॉक्साइड, और इसके साथ किसको मिलाए हैं, कार्बन, और कार्बन के साथ कौन से गैस को, नाइट्रोजन की धारा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 1800 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया गया है तो यह क्या बना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड को किसके साथ गर्म करेंगे, तो जल के साथ गर्म करेंगे। तो अब यहाँ दूसरा क्रिया क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जल के साथ जब गर्म किया जाता है तो जिससे वह क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया में अपघटित हो जाता है। मतलब यह जो है AlN जो है क्या नाम है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, और यह जल के साथ जब गर्म किया गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना और अमोनिया गैस बना। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, तेजी से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जब तेजी से गर्म करेंगे तो बनेगा एल्यूमिना। क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा, जिससे एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, निष्कर्षण हो जाएगा। तो लास्ट क्रिया क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, तेजी से जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाएगा, एल्युमिना प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए, इसका नाम क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म किया गया तो क्या बन गया, एल्युमिना प्राप्त हो गया। तो समझ में आ गया होगा, 3 विधि बताया गया, तीनों विधि में थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देंगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे एल्युमिनियम का शोधन। एल्युमिनियम का शोधन कैसे होता है, तो एल्युमिनियम, यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा एल्युमिनियम का शोधन। तो एल्युमिनियम का शोधन जो होता है हूप विधि द्वारा होता है। क्या होता है, हूप विधि द्वारा किया जाता है। अब हूप विधि क्या है, अब इसके बारे में नीचे आपको समझाया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे आपको हूप विधि भी आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम का शोधन हूप विधि द्वारा किया जाता है। इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल होता है जिसमें गलित धातु को 3 परत होती हैं। मतलब इसमें जो विद्युत अपघटनी सेल लगा होता है और जिसमें गलित धातु के 3 क्या होती हैं, परत होती हैं। पहला है ऊपरी परत एल्युमिनियम की होती है, जो ऊपरी सबसे ऊपरी परत जो होता है वह किसकी होती है, तो एल्युमिनियम की होती है, और यह किसका कार्य करती है, तो कैथोड के रूप में कार्य करती है। मतलब जो सबसे ऊपरी परत होता है वह एल्युमिनियम का होता है और यह कैथोड के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। जो बीच में भाग होता है मध्य भाग, मतलब मध्य परत जो है क्रायोलाइट तथा बेरियम फ्लोराइड की होती है, जो विद्युत अपघटन
अपघट के कार्य करती हैं। जो मध्य परत होता है वह क्रायोलाइट तथा बेरियम फ्लोराइड की होती हैं जो विद्युत अपघट का कार्य करती हैं। तो पहला भाग ऊपरी भाग एल्युमिनियम होती हैं जो कैथोड का कार्य करती हैं। बीच वाला जो भाग होता है क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड की होती है जो विद्युत अपघट के कार्य करती हैं। और सबसे जो निचली परत होती हैं अशुद्ध एल्युमिनियम की होती हैं, यह एनोड का कार्य करती हैं। तो जो सबसे निचली परत होगा वह किसका होता है, एल्यूमिना का होता है और यह एनोड का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा कि एल्यूमिनियम का शोधन हूप विधि क्या था। इसे आप सभी विद्यार्थी कॉपी में लिख लीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको निश्चित है यह आपका विधि जो है याद हो जाएगा।